जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ऐसे ही जीडी के प्रहार बैच के अंतर्गत हम लोगों ने सारे विषय को जैसे किए हैं उसी प्रकार हम लोग करेंट अफेयर को छोड़े हुए थे और वादा किए थे कि करेंट अफेयर भी एग्जाम से पहले पढ़ाएंगे, और वो भी ऐसा करेंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो। तो ऐसा करेंट अफेयर बनाने में हम लोग को थोड़ा समय लग गया है, और उसको एग्जाम से पहले आप पढ़ेंगे तो आसानी से माइंड में क्लिक हो जाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पहले पढ़ने से क्या होगा ना कि आप तो पढ़ लेंगे लेकिन फिर भूल जाएंगे। तो उसके लिए करेंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है, उसको एग्जाम से पहले ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादातर बेनिफिट आपको करेगा। तो देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। अब देखिए यहाँ पर है, पेटा इंडिया 2022 का अवार्ड किसको मिला है। पेटा इंडिया 2022 का खिताब किसको मिला था इस बार हमको। देखिए यहाँ पर किसको मिला है पेटा इंडिया वाला अवार्ड। तो सोनाक्षी सिन्हा को यहाँ पर पेटा इंडिया का अवार्ड मिला है। सोनाक्षी सिन्हा को तो आप लोग जानते होंगे, तेरे मस्त मस्त दो नैन है ना, वही मस्त मस्त दो नैन वाली सोनाक्षी सिन्हा का मिला इस बार पेटा इंडिया। अब पेटा इंडिया होता क्या है, इसमें जो भी जानवर के प्रति संवेदनशील व्यवहार दर्शाता है उसको पेटा इंडिया की तरफ से अवार्ड मिलता है। इससे पहले आपको आलिया भट्ट को मिला था। 2021 का पेटा इंडिया का अवार्ड किसको मिला था, तो आलिया भट्ट को मिला था। और 2022 का मिला है सोनाक्षी सिन्हा को मिला है। अभी नहीं परेशान हो जाइए कि मतलब सिर्फ इसी सब को काहे मिला है, एक्ट्रेस को काहे मिला है, एक्टर को काहे नहीं मिला है, उनको भी मिला था पहले। अब देखिए पेटा इंडिया का एक एनजीओ है जो कि गैर लाभकारी संगठन है, और इसका स्थापना हुआ है 2000 ईस्वी में। पेटा का स्थापना कब हुआ है, 2000 ईस्वी में। इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ देगा, कभी कभी इसमें पूछ देगा कि ई का क्या मतलब हुआ, ठीक है, या पूछ देगा टी का क्या मतलब हुआ। तो पहले आपको पूरा याद रहना चाहिए, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। आपसे पूछ देगा टी का मतलब क्या हुआ, तो टी का मतलब हुआ ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा ए का मतलब, तो एनिमल्स हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक वर्ड का बोल देगा कि इसमें क्या इसका फुल फॉर्म होगा, तो ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। काजिंद युद्ध अभ्यास 2022 किसके और किसके बीच में हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अपना देश वाला तो एक रहेगा ही रहेगा, ये तो ध्यान रखना है, भारत उसमें रहेगा ही रहेगा। आपसे अगर पूछ रहा है तो भारत में आप एग्जाम दे रहे हैं तो भारत का तो रहेगा ही नाम एक, और दूसरा एक नाम देखिए का से, उसी में छिपा रहेगा। जो भी युद्ध अभ्यास रहेगा उसी में नाम छिपा रहता है, ये थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा तो आपको आ जाएगा। काजिंद का से क्या होता है, काजिकिस्तान। तो काजाकिस्तान और भारत के बीच ये युद्धाभ्यास है। ये कैमा है, तो छठा युद्धाभ्यास है। क्या है, छठा युद्धाभ्यास है। अब ये हुआ कहाँ है, तो मेघालय में हुआ है। मेघालय के उमरोई में हुआ है। कहाँ हुआ है, मेघालय के उमरोई में। ऐसे अगर देश के नाम कभी कभी दे देता है, भारत हुआ कि काजाकिस्तान हुआ, तो हम लोग का भारत में हुआ है। अब पूछ देगा काजा। देखिए जो भी होता है ना, मतलब एक्टिविटी हमारे आसपास हो रहा है उसी के बेस पर क्या है ना, जीके जीएस का भी फॉर्मेट आपका क्वेश्चन बनता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि कजाकिस्तान का राजधानी क्या है, तो आप तो मतलब नॉर्मली पढ़ के गए नहीं रहेंगे, लेकिन करेंट अफेयर को इतना डीप में पढ़ेंगे ना तब जाके आपको अधिकांश क्वेश्चन वहां पर बन पाएगा। तो कजाकिस्तान का राजधानी क्या हो गया, अस्ताना हो गया। क्या हो गया, अस्ताना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बेपोर उरू। बेपोर उरू क्या है, तो बेपोर उरू एक प्रकार का क्या है, नाव है। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक प्रकार का नाव है, एक प्रकार का बस, सही सब का है हम पढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो खासियत होगा तभी तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं कि एक प्रकार का नाव है, एक प्रकार का आदमी है। तो वेपोर उरू को जीआई टैग मिला है, और ये क्या है, एक प्रकार का नाव है। इसका संबंध किस राज्य से है, तो केरला से है। हम लोग जानते हैं कि केरला क्या है, एक तटीय राज्य है। तो तटीय राज्य में नाव का तो जरूरत होगा ही ना, तो इसीलिए हम लोग, तो अब वेपोर उरू क्या है, एक केरल में एक प्रकार का नाव है और उसको जीआई टैग मिला है, तो ये ध्यान रखना है। आगे क्या है, क्रोएशिया का मुद्रा क्या है, यूरो है। क्रोएशिया का मुद्रा यूरो। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्रोएशिया का ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसको ये अपना मुद्रा है ना एक्सेप्ट किया है यूरो को। इससे पहले क्या था, इसका मुद्रा कूना था। क्या था, कूना इसका मुद्रा था। और एक्सेप्ट करने वाला कैमा है देश बना है, 20वां देश बना है। कैमा देश बना है, 20वां देश बना है यूरो मुद्रा को एक्सेप्ट करने वाला। अब देखिए 78वें ग्रैंड मास्टर हम लोग का कौन है अभी, तो 78वें ग्रैंड मास्टर कौन है, कौस्तभ चटर्जी। कौस्तभ चटर्जी। अगर पूछे पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विश्वनाथन आनंद है, ठीक है। अब अगला क्या है, मगदेछु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, कहाँ नहीं मतलब कि किसको, इस पर कौन काम कर रहा है, ठीक है। मगदेछु
देखिए कितना टिपिकल नाम है, इसी टाइप के नाम आपको है ना एग्जाम हॉल में पूछेगा, आप कहेंगे मंगदेचु, वहाँ तो पढ़ाएगा ही नहीं कि क्या मंगदेचु, कुछ और दिमाग लग जाएगा। तो मंगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसको सौंपा गया है, किसके मतलब कि देखरेख में बन रहा है, तो भूटान के देखरेख में बनाया जा रहा है। इसका पावर कितना है, तो 720 मेगावाट। क्या है, 720 मेगावाट। अब आपसे एक साइंस का भी यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा एक बार में। ये मेगा तो मतलब कि इसको बढ़ाने के लिए, वाट को बढ़ाने के लिए, तो वाट किसका यूनिट है, तो पावर, हिंदी में बोले तो शक्ति की, क्या, शक्ति का यूनिट है वाट। तो आपका साइंस का भी एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप पूरे अगर डीप में पढ़ रहे हैं ना करंट अफेयर, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा वहाँ पर। और मतलब दूसरा टॉपिक का भी आपसे बन जाएगा, साइंस का हो गया या थोड़ा एसएसटी का हो गया, वो भी बन जाएगा आराम से, इस प्रकार से डिटेल में पढ़ने पर। अब क्या है, वोमेन एट द रेट वर्क, इसको हिंदी में बोले तो महिला एट द रेट कार्य। ये कार्यक्रम एक प्रकार का है, इसको मतलब कोई स्टेट सरकार चलाती है, उसके पीछे कुछ रीजन रहता है कि क्यों चलाएगा भाई। तो महिला के उत्थान के लिए कुछ कुछ कार्यक्रम चलाया जाता है, ताकि उसको भी मौका मिल सके अपना योग्यता को दिखाने का। तो वही यहाँ पर है, ये कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया है। इसका मकसद क्या है चलाने का, तो मकसद है 2026 तक 5 लाख महिलाओं को, जो भी शिक्षित हो, जो योग्य हो, उसको रोजगार देना इसका मकसद है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि समाज में बराबरी का भाव उत्पन्न होता है, और सभी पुरुष और महिला एक साथ अगर काम करेंगे समाज में, तो हमारा भारत का विकास जल्दी से होगा। तो इसमें कर्नाटक सरकार भी अपना योगदान देना चाह रही है। अब आगे क्या है, जीवन लाइट स्मार्ट वेंटिलेटर को किसने बनाया। अब जान ही रहे हैं कि वेंटिलेटर क्यों इतना ज़्यादा बनने लगा, क्योंकि कोविड-19 आया तो वेंटिलेटर का जरूरत पड़ रहा था। तो उस टाइम में सारे जो भी प्रौद्योगिकी संस्थान थे, आईटी वाले सब, वो सब क्या करने लगे, वेंटिलेटर सब बनाने लगे। तो ये जीवन लाइट स्मार्ट वेंटिलेटर कौन बनाया है, आईआईटी हैदराबाद बनाया है। आगे क्या है, इंद्रानी, उसके बाद से मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है, कोविड के बाद से बहुत सारा काम हुआ है। अब आगे भी मेडिकल से रिलेटेड है, इंद्रायणी मेडिसिटी। इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थित है, तो ये है पुणे में। ये एक प्रकार का मतलब डेवलपमेंट किया जा रहा है कि भारत का ऐसा पहला मेडिकल सिटी होगा जो कि इंद्रायणी मेडिसिटी के नाम से जाना जाएगा। वो कहाँ है, पुणे में है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, मिशन इंद्रधनुष 2.0। ये इसको अप्लाई करने में सबसे टॉप पर कौन है राज्य, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो सबसे टॉप पर क्या है, ओडिशा है मिशन। अब ये किस चीज़ से संबंधित है, ये तो हमको पता नहीं चल पा रहा है कि किस चीज़ से संबंधित है। तो ये टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, टीकाकरण से आपका ये संबंधित है, टीकाकरण से। देखते हैं ना, बच्चा सबको टीका दिया जाता है पोलियो का, या अब तो कोविड का भी टीका दिया जाने लगा है। तो ये टीकाकरण से संबंधित है। नाम मिशन इंद्रधनुष है, आप नाम से वहाँ पर रिलेट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसका नाम और ये देखिए जो कि उद्देश्य है थोड़ा अलग दिख रहा है यहाँ पर, तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए, टीकाकरण। अब क्या कर रहा है, भारत का फर्स्ट एआई। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपसे नॉर्मली पूछ देगा एब्रीविएशन के क्वेश्चन में, एआई में आई का मतलब क्या है, तो इंटेलिजेंस। ए का मतलब क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हुआ ना कि आप, वो ह्यूमन नहीं है, लेकिन ह्यूमन की तरह एक रोबोट टाइप का है, कि आप मतलब अगर क्लिक कर रहे हैं तो आपको बता दे रहा है, जैसे कि कंप्यूटर में क्लिक कर रहे हैं तो बता दे रहा है। तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ। भारत का पहला, फर्स्ट मतलब पहला आर्टिफिशियल रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को थोड़ा साउथ वाला को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, साउथ वाला स्टेट को। और वो भी बेंगलोर तो जानते ही है कि टेक का हब है। तो जब कभी अगर याद नहीं रहे तो उस टाइप में अगर साउथ का एक ही ऑप्शन है, बाकी सब दूसरा जगह का है, तो हम लोग को साउथ मार देना चाहिए। अगर रिस्क भी लेना है तो थोड़ा आइडिया से लेना है, ताकि आपको बेनिफिट हो सके। भारत का सबसे लंबा जहाज कौन है, तो भारत का सबसे लंबा जहाज एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। क्या है, एमवी राम प्रसाद बिस्मिल, ये याद रखना है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है, कार्बन न्यूट्रल कृषि शुरू करने वाला राज्य। तो कार्बन न्यूट्रल मतलब क्या हुआ, कि कार्बन न्यूट्रल मतलब क्या होता है, कार्बन का बहुत कम उत्सर्जन हो। न्यूट्रल मतलब होता है ना, आपका गाड़ी क्या होता है, न्यूट्रल में अगर है तो क्या होता है, कोई गियर में नहीं है, तो वहाँ पर ये कार्बन न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। तो कार्बन न्यूट्रल कृषि का शुरू करने वाला राज्य कौन है,
आपका केरल है। क्या है? केरल है। और केरल क्या है? एक तटीय राज्य है, ये भी ध्यान रखना है। अगर आप हम केरल बोले तो केरल कहाँ है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। केरल केरल कहाँ है, ये सब चीज़ आएगा तब जाके क्वेश्चन आसानी से आपको बन पाएगा। अब आगे क्या है? 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क। औद्योगिक मतलब समझ रहे हैं? जहाँ उद्योग धंधा वाला कुछ कार्यक्रम होता है उसको औद्योगिक बोलेंगे। अब यहाँ पर 100% स्वामित्व मतलब समझिए, स्वामित्व मतलब कि जिसका सारा देख रेख कौन करता है? महिला ही करता है। 100% कौन देख रेख करती है? महिला लोग ही करती है। जैसे वहाँ का मतलब हेड हो गया, जो भी पार्क है उसका हेड हो गई, उसमें जो कार्य करने वाली महिला हो गई, जो भी स्टाफ लोग है, तो सारा उसका देख रेख, सारा संचालन कौन कर रही है? महिला कर रही है। ऐसा भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। क्या है? हैदराबाद में स्थित है। अब देखिए, भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति। जब कभी भगवान बुद्ध के बारे में अगर पूछ दे और आपको आंसर नहीं मालूम है तो आंसर क्या मारना है? बिहार मारना है, क्योंकि बोध गया से संबंधित है ये बुद्ध भगवान जी। ठीक है, क्योंकि बोध गया में उनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ पर बुद्ध है तो बुद्ध के बारे में आपके पास बुक होगा तो उसमें थोड़ा आपको पढ़ लेना है। उससे क्या होगा ना कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आप अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो छूटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है? सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है? तो बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। एक्चुअली गया उसका नाम है, लेकिन जब से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बुद्ध को जब ज्ञान हो गया, बोध मतलब होता है ज्ञान, बोध मतलब होता है ज्ञान, तो क्या हो गया? बोध गया पड़ गया इनका नाम। अब मूर्तिकार क्या है? मूर्तिकार मिंटू पॉल है। जो भी मूर्ति बनाए उसका नाम मिंटू पॉल है। ये पूछ देगा आपका स्क्रप्लर कौन है, तो मिंटू पॉल है। अब इसका ऊंचाई कितना है? ऐसा नहीं ना कि सीधे धरती पर लेटा दिया होगा, भाई ऊंचाई भी तो होगा। जब इतना लंबा है तो कुछ ऊंचाई होगा। आप भी तो सोइएगा मान लेते धरती पर, तो थोड़ा इतना ऊंचाई आपका होगा। तो ऊंचाई है 30 फीट और लंबी कितना है? 100 फीट। क्या है? लंबी 100 फीट। थोड़ा इमेजिन करिए कि 100 फीट लंबा कितना होगा। मान लेते हैं कि आप 6 फीट के आदमी हैं। अब 100 फीट मतलब कितना बार आप सुतिएगा तो 100 फीट उड़ेगा? थोड़ा सोच लीजिए। 16 बार सोइएगा ना, 16 बार उलटिएगा पलटिएगा तो 96 फीट होगा। ठीक है, अब आगे क्या है? 22वां फीफा कप कौन इस बार जीता है? विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना है। कौन है? फीफा कौन खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल। एफ से याद रखना है, वैसे भी फुटबॉल याद रखना है। फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से। जीता कौन है? अर्जेंटीना। और उप विजेता कौन रहा है? फ्रांस। अब आपसे पूछे आयोजन कहाँ हुआ? तो कतर में हुआ। कहाँ हुआ है? कतर में हुआ है। ये तो 22वां फीफा में अर्जेंटीना जीता है। अगर 23वां के बाद पूछ देगा कि 23वां कहाँ हुआ है, तो 23वां यूएस। 23वां कहाँ होना है? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होना है। कहाँ होना है? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। ये कब होगा? तो 2026 में होगा। कब होगा? 2026 में होगा। अब एक योजना है पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना है, ये कौन चीज से संबंधित है? पीएम डिवाइन योजना है जो कि नॉर्थ ईस्ट, जो भी पूर्वोत्तर राज्य है, असम, मेघालय, ये सब है ना, त्रिपुरा, तो वो सभी राज्य में मोदी जी का ध्यान ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए पीएम डिवाइन एक योजना आया हुआ है। उनका मतलब मकसद है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गतिविधि जो भी है ना उसको मतलब तेजी से विकास करना है, क्योंकि वो उनको मतलब कि अच्छे दृष्टि से, मतलब पहले क्या होता था ना कि उतना ध्यान नहीं देते थे लोग, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो क्या हो रहा है? पूर्वोत्तर पर भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। उसको मतलब कि थोड़ा अलग ढंग से देखा करते थे लोग पहले, लेकिन अब जब से हुआ है तब से पूर्वोत्तर पर देख रहे हैं ज़्यादा ही विकास का लहर छाया हुआ है। तो उसी के लिए पीएम डिवाइन योजना आपका है। अब आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा केंद्र कहाँ है? जब कभी भी टेक्नोलॉजी का बात होगा तो आपका दिमाग साउथ में एकदम से चला जाना चाहिए। साउथ वाला मूवी में नहीं जाना चाहिए। मूवी में जाएगा तो फिर आपका दिमाग हीरो पर नहीं जाएगा, सीधे हीरोइन पर जाएगा। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा केंद्र क्या है? हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद है कहाँ? तेलंगाना में है। अब तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था? ये दिमाग में आना चाहिए, है ना। अब आगे क्या है? थॉमस कप। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन रहा है? ये तो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये अधिक चांस है कि ये आपसे पूछ ले एग्जाम में। का है कि भारत पहली बार दिल की बात हुई है, मतलब पहली बार भारत क्या है?
थॉमस कप जीत लिया है। और उप विजेता कौन है? इंडोनेशिया है। तो उप विजेता ही पूछ ले, एक शिफ्ट में विजेता पूछ ले, एक शिफ्ट में उप विजेता पूछ ले। आयोजन कहाँ हुआ? तो बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में है। थाईलैंड जानबे करते हैं थाईलैंड कितना मस्त जगह है, थाई मसाज एकदम फेमस है। तो पैसा कमाइए, थाई मसाज करवाइए, जाइए थाईलैंड घूमिए। अब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो G7 द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? G7 द्वारा किया गया है। अब इसमें कौन कौन देश है? आपसे पूछ दिया कि G7 में कौन कौन देश है। देखिए USA और UK, इसे याद रखिए, USA और UK याद रखिए। उसके बाद क्या है? कनाडा है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। जर्मनी जापान कैसे याद रखना है? जर्मनी और जापान। फिर USA और UK। उसके बाद कनाडा, फ्रांस, इटली। कनाडा, फ्रांस, इटली। कोई भी चीज़ को मतलब थोड़ा तोड़ तोड़ के अगर पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। अगर ऐसा ही एक रन में पढ़ लिए कि USA, कनाडा, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, तो फिर याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? भूल गया जाएंगे। आगे क्या है? 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, मतलब आज ही है 9 जनवरी। आज ही 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। कहाँ पर मनाया जा रहा है? इंदौर। इंदौर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और इंदौर क्या है? बहुत स्वच्छ सिटी है। क्या है? सबसे साफ सिटी कौन है? इंदौर ही है। तो आपका 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ये क्यों 9 जनवरी को? क्यों? तो उसके पीछे रीजन रहता है कि महात्मा गांधी जी क्या हुए थे? 9 जनवरी को यहाँ पर भारत में आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। थीम क्या है? अब आपको एग्जाम के क्वेश्चन को अगर डिफिकल्ट उनको करना है तो थीम पूछ देंगे कि थीम क्या है। तो प्रवासी अमृत काल अभी चल रहा है हम लोग का। क्या चल रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। तो अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है कौन? प्रवासी। प्रवासी क्या है? अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। मुख्य अतिथि कौन है इस बार? देखिए डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। कहाँ के हैं? गुयाना के हैं। कहाँ के हैं? गुयाना एक देश का नाम है, वहीं के हैं मोहम्मद इरफान अली। अब आपसे राष्ट्रीय, ये तो भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस ये हो गया। अब हम लोग से अंतर्राष्ट्रीय पूछ दे तो अंतर्राष्ट्रीय हम लोग का 18 दिसंबर होता है। क्या होता है? 18 दिसंबर हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है। अब देखिए गृह प्रवेश कब होता है? जब घर बनता है तब गृह प्रवेश होता है। तो लोग पर्सनल अपना घर बनवाते हैं, लेकिन जब आप सरकार में जाएंगे तो आप लोगों का घर बनवाएंगे। तो वही यहाँ पर हुआ कि गृह प्रवेश कार्यक्रम कौन कर रहे हैं? PM मोदी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि ये क्या करवाए हैं? घर बनवाए हैं। किनका घर बनवाए हैं? जिनके पास घर नहीं था तो उनका घर बनवाएंगे। ऐसा नहीं कि जिनके पास घर है वो भी 2-4 गो हो जाता है कि जिनके पास घर है वो घर बनवा लेते हैं। कुछ 2-4 गो ऐसा रहता है, तो वो तो एक्सेप्शन हुआ। लेकिन जिनका घर नहीं है उनका घर बना है। और कहाँ? अगरतला, त्रिपुरा में। ठीक है, तो वहीं पर क्या हुआ? गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ कौन किए हैं? मोदी जी किए हैं। कहाँ किए हैं? त्रिपुरा में किए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे क्या भैया? शॉट। ये वो शॉट नहीं है जो शॉट मारते हैं आप लोग हैं। यहाँ पर SWOT है। ये शॉट का संबंध है नासा से। ये नासा का क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है, सैटेलाइट है। अब इसका शॉर्ट का आपसे फुल फॉर्म पूछ देगा एग्जाम में, मतलब एक न एक फुल फॉर्म पूछ ही देता है, तो इसलिए फुल फॉर्म पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। शॉर्ट का फुल फॉर्म है सरफेस। S से सरफेस, W से वाटर। जल ही जीवन है। ठीक है, जल ही जीवन है। यहाँ पर तो कहता है तुम ही जीवन है। जल न पियेंगे लेकिन तुम रहो तो जीवन है, नहीं तो जीवन नहीं है। एंड तो लग गया। ओशियन, ओ से क्या हो गया? ओशियन। एंड टोपोग्राफी, क्या हो गया? टोपोग्राफी हो गया। अब हम लोग नासा यहाँ पर आया तो नासा के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि नासा क्या है। वो नासा नहीं जो करके घूमते रहते हैं, वो नासा नहीं। यहाँ पर ये नासा है कि सबको सुधारने वाला नासा है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एजेंसी आपको दे देगा एग्जाम में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एजेंसी में दिमाग नहीं लगाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में दिमाग लगाइए। इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 को। और कहाँ इसका मुख्यालय है? वाशिंगटन DC। HQ कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC अमेरिका में। ऋषिकोंडा हिल्स। अब देखिए यही सब तो नाम पूछता है, जो आपसे बोला ना जाए
उसी से एसएससी को प्यार हो जाए, जो आपसे बोला ना जाए उसी से एसएससी को प्यार हो जाए। तो एसएससी वाला जो क्वेश्चन है उससे आपको भी प्यार करना है, उसके अकॉर्डिंग प्यार करिएगा तब फिर आपको प्यार मिल पाएगा। ऋषिकोंडा हिल्स, ऋषिकोंडा हिल्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अब आंध्र प्रदेश बोले तो आपके दिमाग में आंध्र प्रदेश का फिगर आना चाहिए, तो फिगर कहीं और का आ जाता है, तो गड़बड़ बात है। आंध्र प्रदेश कहाँ है? तटीय राज्य है। और क्या है? अगर ऐसे बन रहा है, हमको तो उतना मैप का फिगर यहाँ पर नहीं बन पा रहा, अभी ठंडा का मौसम है इसलिए। और कहाँ है? आंध्र प्रदेश यहाँ है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश यहाँ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब इससे सटा कौन है? आपसे पूछते हैं कि कौन सटा हुआ है, कौन सागर है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो ये सब आपको आना चाहिए, इसी से रिलेट करके पढ़ेंगे तब जाके आपको क्वेश्चन बन पाएगा। अब क्या है? फसाई। अब अजबे अजबे नाम आ रहा है यार, फसाई मतलब क्या फसाई? अरे वो फसाई नहीं, ये है ना फूड स्टैंडर्ड वाला है, जो आपका पैमाना नापता है फूड का। कि देखिएगा आप कभी कभी कुछ कुछ सामान लीजिएगा ना तो उस पर फसाई का लिखा रहता है। फसाई मतलब होता है कि वो पैमाना देता है कि फूड है कि नहीं आपके खाने योग्य, मतलब कि स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है कि नहीं है, उसका है फसाई। फसाई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जी कमला वर्धन राव, जी कमला वर्धन राव। अब ऐसे याद रखना है कि कमला पसंद आजकल चल रहा है? तो कमला पसंद भी खाता है लोग ना, आप लोग नहीं खाते हैं हमको पता है। तो कमला पसंद और फसाई भी खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों का है, तो यहाँ पर कमला जहाँ पर दिखे वहाँ पर टिक टिका देना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है? स्वदेशी। स्वदेशी मतलब देसी, शुद्ध देसी, एकदम अपना देश के। ठीक है, तो विदेशी पर ध्यान आप लोग लगाते हैं, तो विदेशी पर ध्यान नहीं लगाना है, स्वदेशी पर ध्यान लगाइए। अब पतंजलि को अपनाइए ना। ठीक है, अभी नहीं कहिए कि पतंजलि वाला आपको मतलब ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, काहे प्रचार कर रहे हैं ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, बाबा खुद है ब्रांड एम्बेसडर है। स्वदेशी रूप से विकसित पी 15B स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है? डिस्ट्रॉयर मतलब होता है विध्वंसक, आपको हिंदी में कभी कभी विध्वंसक भी दे देगा। डिस्ट्रॉयर मतलब होता है ना, कहता है डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब बर्बाद कर दिया, हिंदी में इसको विध्वंस कर दिया, तो डिस्ट्रॉयर। स्वदेशी रूप से विकसित P-15B स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है? INS मोर्मुगाओ। क्या है? INS मोर्मुगाओ। INS का मतलब क्या होता है? ये भी आपको आना चाहिए, इंडियन नेवल शिप। क्या होता है? इंडियन नेवल शिप होता है INS का मतलब। अब इसका निर्माता कौन है? तो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। क्या है? मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड एक है जो कि ये सब बनाता है। जो भी INS टाइप के होता है ना उसको, और सारा एजेंसी है लेकिन इसको बनाया है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, ये मुंबई। अब एक पुस्तक है द लाइट वी कैरी, द लाइट वी कैरी ओवरमिंग इन अनसर्टेन। अब इसको रटा मार लेना है। वैसे तो इसको फिर आप हिंदी में समझिएगा तो कुछ अलग। द लाइट, लाइट मतलब हो गया प्रकाश, वी कैरी जो हम रखते हैं, आप चेहरा पर प्रकाश रखते हैं या हाथ में प्रकाश रखते हो तो आप पर निर्भर करता है। कितना आदमी चेहरा पर प्रकाश मार रहा है, फेस वॉश मार रहा है, फेस वॉश, लेकिन प्रकाश से नहीं आ रहा है। तो प्रकाश आएगा कैसे? पढ़ने से प्रकाश आएगा, एग्जाम में परफॉर्मेंस करने से प्रकाश आएगा, और रोशनी भी आएगी तो पढ़ने से ही। तो यहाँ पर क्या है? पुस्तक, पुस्तक का नाम है द लाइट वी कैरी ओवर मिंग इन अनसर्टेन। इसकी लेखिका है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा को तो आप लोग जानते होंगे, बराक ओबामा की पत्नी है मिशेल ओबामा। लियो वाराडकर। अब देखिए उल्टा पुल्टा नाम है, आपको भी लग रहा होगा कहाँ से उठा के लाए हैं भाई, हम उठा के नहीं लाए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछेगा वही ना हम डालेंगे। लियो वाराडकर, इसी टाइप के उल्टा पुल्टा नाम पूछते हैं। ये क्या है? PM है, आयरलैंड के है। तो कह रहे हैं आयरलैंड के PM का है पढ़ा रहे हैं हमको, तो ये अपने यहाँ के भारत के वंशी है। ठीक है, तो ये लियो वाराडकर, इसीलिए इसका नाम हम यहाँ पर जिक्र किए, आयरलैंड के है। तब आयरलैंड जब पढ़ाएं तो आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। क्या है? डबलिन है। अब फिर पूछ देता है आपको वहाँ का संसद का नाम क्या है? तो यहाँ भारत के संसद का नाम तो संसद है, लेकिन वहाँ का संसद का नाम है ओरीचेटस। क्या है? ओरीचेटस। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए, तभी जाके आपको 20 अगर क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपका GK GS में, तो आपको 20 में से मतलब 17-18 बन पाएगा। क्या? 17-18 बन पाएगा, ये ऐसे पढ़ाई करेंगे तब। अब आगे क्या भैया? सियाचिन। सियाचिन जब बोले तो दिमाग में आना चाहिए क्या?
दिमाग में आपको आना चाहिए सियाचिन बोले तो विश्व की सबसे बड़े ऊंचे युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, ये दिमाग में आना चाहिए। कह रहा है सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला। देखिए महिला कितना आगे जा रही है। आप लोग कहते हैं कि महिला में शक्ति नहीं है, शक्ति सब में है, सबको मौका चाहिए। ठीक है, आप लोग भी दम दिखाइए। तो इसमें क्या है, कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन है? शिवा चौहान। कहाँ की है? तो राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की है। अब कुमार पोस्ट क्या है? तो कुमार पोस्ट जैसे होता है ना, जगह जगह पर पोस्ट होता है, चेक पोस्ट होता है ना, आउट पोस्ट होता है, चेक पोस्ट होता है। तो उसी प्रकार जहाँ भी युद्ध क्षेत्र है वहाँ पर भी पोस्ट बनाया जाता है। वहाँ पर एक मतलब कि गश्त टाइप का होता है। तो यहाँ पर कुमार पोस्ट नाम पर है कर्नल नरेंद्र कुमार के नाम पर। कुछ वहाँ पर अपना अच्छा कारनामा किए होंगे, इसीलिए उनके नाम पर पड़ गया है कुमार पोस्ट। कर्नल नरेंद्र कुमार के नाम पर पड़ा है। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र आपसे पूछ देगा नॉर्मली जीके में, तो आपका हो जाएगा आंसर सियाचिन। अब कहाँ विश्व के सब, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या है? विश्व के, मक्खी कहीं है क्या भैया? मक्खी भी आता है ना क्लास करने हो। विश्व के सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर। खूब थिएटर आप लोग देखते हैं। थिएटर मतलब होता है कि फिल्म हॉल। थिएटर मतलब, और मतलब कुछ गलत सेंस नहीं निकालना है। थिएटर मतलब होता है फिल्म हॉल। जिस जगह पर होता है ना प्रोग्राम, उसको थिएटर बोलते हैं, और उसका कोई दूसरा मतलब ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर प्रदर्शन धनु यात्रा का संबंध किस राज्य से है? धनु यात्रा का संबंध ओडिशा से है। कहाँ से है? ओडिशा से है। तो आपको ओडिशा बोले तो ओडिशा दिमाग में आना चाहिए कि किससे किससे सटा हुआ है, कहाँ पर है ओडिशा। ठीक है, और इसके बगल में कौन है? तो बंगाल की खाड़ी है कि क्या है, अरब सागर है, हिंद महासागर। तो ये सब चीज़ आपको जैसे पढ़िए तो आप एक उलट के रखिए आप मैप। ठीक है, उससे क्या है ना रिलेट कर पाएंगे। और मतलब ऐसे 10 क्लास अगर कर लिए इस टाइप से मैप पलट के, तो आपका पूरा एकदम ज्योग्राफी भी इससे कंप्लीट होते रहेगा। इसकी शुरुआत कब हुई? 1947-48 में हुई। 1947-48 में। अब अगला क्वेश्चन क्या है? जब अंग्रेज वन भाग गया ना, उसके बाद हम लोग धनु यात्रा का शुरुआत ओडिशा वाले करने लगे। भारत में कुल 9 राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। उसमें आम आदमी पार्टी भी है, ये भी ध्यान रखना है। कमजोर नहीं समझना है बाबू। आगे बढ़िए। विश्व ओजोन दिवस। आप लोग तो ओजोन को एकदम बर्बाद कर दिए, एकदम खूब मोटरसाइकिल स्कूटी चला रहे हैं ना, प्रदूषण फैला रहे हैं। जाना है मतलब चीनियों खरीदने 50 मीटर, तो मोटरसाइकिले से जाइएगा। जाइए जाइए। विश्व ओजोन दिवस कब है भैया? 16 सितंबर। कब? 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 का बांस दिवस का थीम क्या है? बांस दिवस का थीम भैया बता दीजिए। प्लांट बैम्बू। क्या है? प्लांट बैम्बू। नॉर्मल है ये, प्लांट बैम्बू। बैम्बू मतलब होता है बांस। अगला क्या है आपका? पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसको किसको मतलब नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा जी को, केटी थॉमस को, और करिया मुंडा को। रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा को। आपको ऑप्शन में दे देगा किसको नहीं नियुक्त किया गया है, किसको नहीं नियुक्त किया गया है। तो ये तीनों डाल देंगे और एक अजनबी को डाल देंगे। तो अजनबी को चुन के हटा देना है। ठीक है, वही हो जाएगा आंसर आपका। अगला क्या है? केंद्रीय संचार ब्यूरो। सेंट्रल क्या है? इंफॉर्मेशन और एजेंसी, या ब्यूरो को ब्यूरो में भी बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश में। क्या लोकटक झील में तैरती हुई फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया है? फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि लोकटक झील है कहाँ? लोकटक झील मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। अब मणिपुर कहाँ है? तो एक पूर्वोत्तर राज्य है, और लोकटक झील मणिपुर में है। ये क्या है? तैरती हुई झील है। क्या है? तैरती हुई झील है, आपका मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ हो गया भैया? मणिपुर में हो गया। अगला क्या है? सीबीआई द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई द्वारा बाल लैंगिक शोषण सामग्री के ऑनलाइन प्रसार एवं साझाकरण के विरुद्ध मेध चक्र शुरू किया गया है। कौन चीज शुरू किया गया है? मेध चक्र। किसके द्वारा? सीबीआई द्वारा। जो भी मतलब बाल लैंगिक जो कि शोषण के लिए कोई भी सामग्री कंटेंट को अगर इंटरनेट पर या इधर उधर फैलाया जाता है, उसको रोकथाम के लिए उसके विरुद्ध में हम लोग क्या है? मेध चक्र चलाया गया है। किसके द्वारा? सीबीआई द्वारा चलाया गया है। अब अगला क्वेश्चन बन रहा है, हरिजन सेवक संघ
हाल ही में कैमा स्थापना दिवस मनाया है। तो आपको अगर कब स्थापित हुआ है याद रहेगा तो आपको निकाल सकते हैं मैथ लगा करके। तो यहाँ पर देखिए 1932 में इसका स्थापना हुआ है। 1932 में स्थापना हुआ था। कैमा मनाएगा स्थापना दिवस? तो मनाएगा स्थापना दिवस, एक सेकेंड, स्थापना दिवस 90वां मनाएगा स्थापना दिवस। अब हरिजन सेवक संघ के स्थापना किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। क्यों किया गया? कोई भी चीज़ अगर किया जा रहा है, कोई भी चीज़ का स्थापना किया जा रहा है तो उसका पीछे कुछ मकसद होगा। जैसे कोई भी मूर्ति का स्थापना किया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ मकसद होगा। जैसे कि हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं या कोई और पूजा करते हैं तो उसके पीछे हम लोग का मकसद रहता है। तो हर चीज़ के स्थापना के पीछे कुछ न कुछ मकसद होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर गांधी जी का मकसद था कि अस्पृश्यता का उन्मूलन हेतु। अस्पृश्यता मतलब समझिए, अस्पृश्यता मतलब होता है कि छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। जैसे कि कहता है कि छुआ गया, अब तो खत्म हो गया ना, पहले मतलब बहुत था कि छुआछूत। तो उसको गांधी जी बोलते हैं कि सभी को समान, सभी तो क्या है, भगवान के औलाद है, तो क्या है, सभी को समान रूप से देखना है। तो इसलिए अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए 1932 में ही हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया गया। अगला क्या है भैया? भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र। आपके मोबाइल में लिथियम बैटरी लगा होगा तो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना। विनिर्माण संयंत्र केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। देखिए जितना भी टेक्नोलॉजी वाला बात हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ है? तो वो साउथ में ही है। कहाँ है? साउथ में ही। तो अगर आपको ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपको ऑप्शन में एक साउथ दे या बाकी दूसरा दे दे तो आपको साउथ वाला प्रेफर करना है। ज़्यादा चांस है कि आपका सही हो जाएगा। अगर याद नहीं रहे तब, अगर याद है तो फिर कोई बात नहीं, याद है तो कोई बात नहीं, याद नहीं रहता है तब तो बहुत बात हो जाता है ना। तो याद करके रखना है, किसी को भूलना नहीं है। नौकरी लग गया तो कहता है कि हम भूल जाएंगे, नहीं रे भाई, भूलो नहीं। मालवी ट्रेकोमा, मालवी 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 देश का नाम है। क्या है? मालवी ट्रेकोमा का उन्मूलन करने वाला पहला क्या है? अफ्रीकी देश बना है। पहला अफ्रीकी देश बना है। तो इससे हम लोग रिलेट कर लेते हैं कि भारत ट्रेकोमा को उन्मूलन किया है कि नहीं किया। उन्मूलन मतलब होता है कि खत्म कर दिया है, पूर्ण रूप से खत्म। क्या उन्मूलन मतलब होता है? खत्म, खात्मा। तो भारत 2017 में ही ट्रेकोमा एक बीमारी है उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। अगला क्या है? ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज। अब देखिए ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में कुछ सिटीज होगा। ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में हम लोग का कुछ सिटी रखा गया है। वारंगल है, त्रिशूर है और नीलाम्बूर है। ये 3 सिटी ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में रखा गया है। आपके एग्जाम में दे देगा क्या कि कौन इनमें से ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज नहीं है। तो ये आपको 3 तो ऑप्शन दे देगा लेकिन चौथा कोई अलग दे देगा, तो वो चौथा ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा 27 सितंबर से संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सीधा प्रसारण। आपसे पूछेगा कब से, तो 27 सितंबर से आपका डायरेक्ट आएगा आंसर यहाँ से। आगे क्या है? अब आगे है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय समझ रहे हैं? आयुष मंत्रालय मतलब हुआ ना औषधि वाला हुआ। क्या हुआ? औषधि वाला हुआ आयुष मंत्रालय, जिससे दवा उवा का मंत्रालय है। तो आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से पोषण, पोषण मतलब समझ रहे हैं बात क्या होता है? पोषण मतलब होता है कि आपको मतलब कोई भी चीज़ भोजन दिया जा रहा है पोषण के लिए कि आपका विकास हो। पोषण माह 2022 के दौरान 4.39 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं का स्थापना किया है। आपसे डायरेक्ट पूछ रहे कितना लाख? 4.39 लाख। आप पूछ रहे कि पोषण माह 2022 के दौरान 4.3 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो दे देगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, फिर दे देगा आयुष मंत्रालय, फिर दे देगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय, ऐसे दे देगा। तो आपको दोनों वाला जहां होगा वहीं पर आंसर मानना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाता है? थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे क्या भैया? दिल्ली सरकार मतलब आपकी सरकार। क्या? आपकी सरकार। दिल्ली सरकार ने धान के खेतों में पूसा बायो डिकम्पोजर का
मुफ्त छिड़काव किया। क्या किया है? मुफ्त छिड़काव। ये तो मतलब दिल्ली सरकार मुफ्त के नाम से जानी जाती है ना, मुफ्त बिजली या मुफ्त पानी। अब मुफ्त छिड़काव किया गया है पूसा बायोडिकम्पोजर कवक आधारित घोल है, जिसे किसने बनाया है? ICAR ने बनाया है। ये कृषि का इंडियन, ये क्या है? कृषि का अनुसंधान संस्थान है। क्या है? ICAR क्या है? कृषि का अनुसंधान संस्थान है, इसी ने इसको बनाया है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर पहुंच रहे हैं। क्या है? पद्म पुरस्कार 2022 कितना व्यक्ति को मिला है? तो यहाँ पर 128 व्यक्ति को मिला है। कितना व्यक्ति को मिला है? 128 व्यक्ति को मिला है। अब देखिए, पद्म में 3 कैटेगरी होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। विभूषण देखिए यहाँ पर बड़ा है, इससे थोड़ा छोटा है और इससे थोड़ा छोटा है, तो इसमें कम लोग को मिलेगा। जो भी बड़ा अवार्ड है वो कम लोग को मिलेगा, उससे इससे थोड़ा ज़्यादा लोग को मिलेगा भूषण, और इसमें और सबसे ज़्यादा लोगों को मिलेगा, ये दोनों के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 लोग को मिला है पद्म विभूषण और इसमें 17 लोग को मिला है पद्म भूषण। पद्म भूषण 17 लोग को मिला है और पद्म विभूषण 4 लोग को मिला है। और पद्मश्री हम लोग को अगर 128 याद है तो इसमें से दोनों को जोड़ कर घटा लेंगे तो 107 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 107 हो गया। अब क्या है? पद्म विभूषण में कुछ टॉप नेम है, 4 गो में हमको टॉप नेम लगा है, उनको हम चुने हैं। जैसे जनरल बिपिन रावत जी को क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। तो ये तो जानते हैं कि ये सेवा के क्षेत्र में इनको मिला है, सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको मिला है। आगे क्या है? श्री राधे श्याम खेमका जी को मिला है। तो श्री राधे श्याम खेमका जी किस क्षेत्र में मिला है? यह भी पूछा था आपसे क्वेश्चन, तो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये यूपी मतलब उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। अब आगे देखते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है। इसमें हमको लगा है टॉप नेम गुलाम नबी आज़ाद, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रहे, तो ये याद रखना आपको जरूरी है। तो गुलाम नबी आज़ाद जी को पद्म भूषण मिला है। अब ऐसे हमको याद नहीं है तो मान लेते हैं कि इसमें नाम में कितना है? 3 गो है, गुलाम नबी और आज़ाद, तो इसको 3 गो वाला भूषण दे दीजिए। ठीक है। देवेंद्र झंझारिया ये क्या है? खिलाड़ी है। क्या है? खिलाड़ी है। तो देवेंद्र झंझारिया को भी पद्म भूषण मिला है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था नीरज चोपड़ा, सीजीएल में पूछा हुआ इस बार कि नीरज चोपड़ा को कौन अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो इनमें से कोई नहीं, इसे दे दिया था तो पद्मश्री आपका उत्तर हो जाता है। अब देखिए, नीरज चोपड़ा से एक और रिलेटेड क्वेश्चन जान जाइए आप लोग, क्योंकि ये तो पूछ लिया, पूछे या नहीं पूछे ये भी चांस बनता है कि अगर आप पूछ लिया सीजल में रिसेंट में तो नहीं भी पूछ सकता है, पूछ लेता तो बल्ले बल्ले है। अब देखिए, गुड डॉट का एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा है। और टाटा AIA का लाइफ इंश्योरेंस का एम्बेसडर कौन है? तो नीरज चोपड़ा जी है। क्या है? भाला फेंक दिवस, इन्हीं के कारनामा के बावजूद हम लोग भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। और क्या है? ये गोल्डन बॉय हो गए। क्या हो गए? गोल्डन बॉय हो गए। तो आप लोग भी गोल्डन बॉय बनिए और GD को इस बार क्या करना है? कंप्लीट करना है तो करना है, और वर्दी धारण करना है तो करना है। ये दिमाग में रखते हुए कार्य को करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। और ये जो दिया गया है इसको थोड़ा 2-3 बार पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपको माइंड में ये चीज़ बना रहे, और उसको थोड़ा रिलेट करके पढ़ना है ताकि आपका GK GS का भी रिवीजन संपूर्ण तरीके से हो जाए। और बाकी जो भी कंटेंट दिया गया है उसको पढ़िए आप चैनल के माध्यम से, ताकि आपको बेनिफिट हो सके, क्योंकि अंत भला तो सब भला, ये ध्यान रखना है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेते हैं लेकिन जब अंत में लड़खड़ा जाते हैं, अंतिम पायदान में अगर आप लड़खड़ाएं तो फिर वहाँ पर हार निश्चित है। तो अंत भला तो सब भला, अगर किसी ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत भला आप भी करिए, आपका ही भला हो जाएगा, पैन एग्जाम का ही भला होगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। बाकी क्लास में जुड़ने के लिए थैंक्स, और लाइक शेयर भी आप लोग को करते रहना है ताकि आप लोग हमको भी मोटिवेट कर पाए, हम आपको भी मोटिवेट कर पाए। ये तो सिलसिला चलना चाहिए कि आप हमको मोटिवेट कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ कमेंट में आप बता रहे हैं, हम कुछ कमेंट में बता रहे हैं, तो ये चलना चाहिए। ये प्यार का सिलसिला चलता ही रहना चाहिए ताकि हम लोग एक नए मुकाम को 2023 में हासिल कर सके। ये भी ध्यान रखते हुए हम लोग को कार्य को करना है, ये ध्यान रखना है। तो ठीक है,
आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू।